जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। और आपके इन्हीं प्रयासों में एक प्रयास हम भी कर रहे हैं। जी हाँ, जज़्बा क्लासेस पर ये जो क्लास आपके लिए चलाई जा रही है, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, अफ़गानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था? तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की और बाबर की, तो यहाँ पर जो बाबर है, ये भारत पर पहले भी 3 से 4 बार आक्रमण कर चुका था, लेकिन इसका आक्रमण का उद्देश्य केवल भारत से धन लूटने का हुआ था उस टाइम पर। तो जब बाबर भारत में आक्रमण करने के लिए निमंत्रण जब उसको दिया जाता है, तो अब यहाँ पर बाबर को क्या दिया जा रहा है? निमंत्रण। और जब बाबर को निमंत्रण दिया जाता है भारत पर आक्रमण के लिए, तो इसको देने वाला व्यक्ति होता है दौलत खां लोधी। कौन होता है? दौलत खां लोधी। और ये जो शासक होता है, ये होता है, ये सूबेदार होता है पंजाब का। क्या होता है ये? ये उस टाइम पर पंजाब का सूबेदार होता है दौलत खां लोधी। और इसी के साथ एक व्यक्ति और जो कि मेवाड़ का राजा हुआ करता था, जिसका नाम है राणा सांगा। तो राणा सांगा और तुम्हारा ये दौलत खां लोधी, ये दोनों मिलकर इनवाइट करते हैं किसको? बाबर को। तो ये दोनों मिलकर बाबर को इनवाइट करते हैं भारत पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो दौलत खां लोधी है, ये चाहता था कि ये बाबर को बुलाए और बाबर क्या करेगा? वो आएगा, भारत पर आक्रमण करेगा और धन लूट कर चला जाएगा। जबकि बाबर को जब इन्होंने इनवाइट किया, बुलाया, तो बाबर यहाँ पर ठहर गया हमेशा हमेशा के लिए। और आप जानते ही हैं, फिर यह यहीं पर क्या शुरू कर देता है? मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो इसको यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दौलत खां लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? तो हमें बताना है इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, या फिर निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, या अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र। तो स्थलीय पारितंत्र की यहाँ पे बात की गई है, जो नहीं है हमें वो बताना है। देखिए, पर्वत जो है वो भी हमारे स्थल से मिलकर बनते हैं। क्या सागर सागर में स्थल होता है क्या? और निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र ये भी होगा, और अर्धशुष्क पारिस्थितिक तंत्र ये भी होगा। लेकिन जो सागर वाला होगा वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पार्ट नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 के लिए एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि योजना की जो शुरुआत की गई थी, वो कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई थी 2017 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और कृषि समृद्धि आयोग का उद्देश्य जो था वो 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करने का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हमें बताना है, शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, यानी कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो एकदम ब्रिलियंट था। ऑप्शन नंबर बी है, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन, इनमें से हमें सही बताना है और सही का चयन करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट है, कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो एकदम क्या था? शानदार था, ब्रिलियंट था उनका प्रशासनिक व्यवस्था। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है कि हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान में उनकी जीत के उल्लेखनीय नहीं थे, ये गलत है। क्योंकि उनका जो, आपको पता होना चाहिए कि जब मुगल वंश की हम बात करते हैं, तो इस मुगल वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? अभी हमने बताया था, बाबर था। तो इसी बाबर को हराकर इसी मुगल वंश के बीच में एक आप और एक वंश पढ़ते हैं जिसका नाम होता है सूरी वंश। कौन सा वंश है? सूरी वंश। और इस सूरी वंश की स्थापना करता है शेर शाह सूरी। तो यहाँ पर जो ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और गुणी व्यक्ति था, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा थी। तभी ये क्या होता है? मुगल वंश को हटाकर अपना नया सूरी वंश स्थापित करता है, जो कि 15 सालों के लिए यहाँ पे आता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण किसने किया था?
तो दिल्ली का जो पुराना किला है उसमें एक मस्जिद बनी है जिसका नाम है किला ए कूना। तो उसे बनवाने वाला भी शेरशाह सूरी ही था, इसी ने ही बनवाया था ये। और इसने शेरशाह सूरी ने हुमायूँ को पराजित करके, ये हुमायूँ के टाइम में आता है, और हुमायूँ को पराजित करके फिर सूरी वंश की स्थापना करता है। और जब ये सूरी वंश की स्थापना करता है और हुमायूँ को हराता है, उसी टाइम पर ये क्या कराता है, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किला ए कूना का निर्माण कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये दिए गए हैं हमें और बताना है कि कौन से की स्थापना किस किस वर्ष हुई थी। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेंगे और ये आपसे डायरेक्ट इस तरह से पूछ लेता है यूपी पुलिस के एग्जाम्स के अंदर कि नाबार्ड की स्थापना बताइए कब हुई थी, तो एक क्वेश्चन यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पर आपको सबके बारे में पता नहीं चाहिए, तभी आप इसको सीरीज में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना। सेकंड है स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम। तो यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके यहाँ पर हमें बताना है इनका बैंक से लिंकेज प्रोग्राम वो कब शुरू हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था 1992-93 में। कब हुआ था? 1992-93 के आसपास ही ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये कब शुरू हुई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी हमारी 1998 में। कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 1998 में शुरू। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विकास की स्थापना की गई थी 1975 में। तो अब हमें क्या करना है, इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करके लगाना है। तो सबसे पहले इनमें से जो काम हुआ था वो हुआ था हमारा 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1982, यानी कि ए ही यहाँ पर ठीक होगा। फिर 1982 के बाद फिर 1992-93 में ये हुआ था आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो लिंकेज होना था। और किसान क्रेडिट योजना ये 1998 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? हमें ये बताना है। 1950 में, 1952 में, 54 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों ही तरह से। एक तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था 1952 में, और इसका गठन करता कौन है? प्रधानमंत्री। ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? तो किसके घनत्व को मापने के लिए रिंगेलमैन स्केल का यूज किया जाता है? कोहरा, ध्वनि, प्रदूषित जल, या फिर स्मोक। तो रिंगेलमैन स्केल का जो हम यूज करते हैं वो करते हैं स्मोक, यानी कि धुएं को मापने के लिए। तो धुएं के घनत्व को मापने के लिए यूज किया जाता है रिंगेलमैन स्केल का। और रिंगेलमैन जो स्केल है इसका आविष्कार हुआ था 1888 में। 1888 में क्या हुआ था, इसका यूज किया गया था फर्स्ट टाइम, यानी कि बना था, इसका विकास हुआ था 1888 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें बताना है, अच्छा बताइए एक बुक के विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? बुक में सबसे पहले क्या होता है? प्रस्तावना होती है, विषय सूची होती है, अध्याय होता है, अनुक्रमणिका होती है, या फिर शीर्षक होता है। मेरे हिसाब से तो आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ के सॉल्व करना चाहिए, तभी आपके लिए इजी होगा। तो देखिए, जब हम बात करते हैं किताब के अंदर, एक किताब के संदर्भ में हमें सूचनाएं दी गई हैं और इनका सही से हमें तार्किक क्रम बिठाना है, क्या होगा? तो यहाँ पर किसी भी बुक के अंदर जो होता है सबसे पहले वो क्या होता है? टाइटल होता है। टाइटल बोले तो शीर्षक, भाई टाइटल होगा बुक का। फिर इसके बाद क्या होता है? फिर उसका कंटेंट होता है, यानी कि सबसे नंबर 1 पे क्या आ जाएगा? टाइटल आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर कंटेंट होता है, नंबर 2 पे क्या आ जाएगा? कंटेंट होगा उसका। कंटेंट के बाद क्या होता है? फिर इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के बाद फिर क्या होता है? फिर अध्याय, यानी कि चैप्टर्स होते हैं। और चैप्टर्स के बाद क्या होता है? फिर इंडेक्स, यानी कि अनुक्रमणिका होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ देखते हैं कौन सा फिट बैठ रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा जाएगा
फिर हमारा ये यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। यानी कि संसद के जो संयुक्त अधिवेशन है वो कौन से आर्टिकल के अंदर होता है हमें बताना है। तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो आता है आर्टिकल 108 के अंदर। और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त वेतन नहीं, संयुक्त जो इनका अधिवेशन है वो बुलाते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। कौन बुलाता है भाई? राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति आहूत करता है दोनों सदनों को। और इसी के साथ अगर पूछा जाए कि जब दोनों सदनों की बैठक एक साथ होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर क्या करता है? उसकी अध्यक्षता करता है। स्पीकर कौन होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। तो स्पीकर ही क्या करेगा यहाँ पर? अध्यक्षता करता है जब दोनों सदनों की बैठक एक साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग अदारंग या माल गुर्जरी? बताइए आपका जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। माल गुर्जरी यहाँ पर ये नहीं था। बाकी राजा मानसिंह तोमर, तानसेन और सदारंग अदारंग ये सभी के सभी हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान योगदान इन्होंने दिया है, महान विभूतियाँ हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में 3 विधा सूचियों का प्रावधान किसमें है? तो कौन सी अनुसूची में 3 लिस्ट की बात की गई है बताना है। तो अनुसूची जो 7 है ये बात करता है किसकी? 3 लिस्ट की, जिसमें एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है हमारी कौन सी लिस्ट? कनकरेंट लिस्ट। क्लियर है? यानी कि केंद्र सूची या संघ सूची, ये होती है राज्य सूची और ये होती है समवर्ती सूची। तो ये तीनों सूची जो दी गई है वो अनुसूची 7 के अंदर आती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो हमारा विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हैं। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा, विटामिन बी और सी जो है ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी जितने भी सारे के सारे हमारे विटामिन होते हैं वो जल में नहीं, वो वसा में घुलनशील होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1929 में हमें बताना है कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू क्या हुआ करते थे? 1929 के दौरान जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1920 में। कब की गई थी? 1920 में की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालकाश झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो बालकाश झील ये स्थित है आपकी कजाकिस्तान में। याद रखिएगा, कजाकिस्तान में स्थित है ये बालकाश झील। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलिए, तो आज की क्लास में 15 क्वेश्चंस थे। बाकी फिर देखते हैं आगे के क्वेश्चंस अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट एंड टेक केयर।